हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा कम से कम अपने एक या दो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये हर साल 21 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये जो कारण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप सभी को पता है कि 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो दो देशों में डिवाइड हुआ। उससे पहले भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान ने अपने देश की मातृभाषा को उर्दू डिक्लेयर किया, और उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, जो कि आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान के अधीन आता था। तो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश की जो मातृभाषा थी उसको उर्दू भाषा डिक्लेयर किया, जिसके चलते बांग्लादेश में कई लोगों ने इसका विरोध जताया। धीरे धीरे ये विरोध बढ़ता गया, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों का कहना था कि हमारी जो मातृभाषा है बांग्ला, आप बांग्ला को आधिकारिक दर्जा दीजिए। लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला, तो पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को कंटिन्यू रखा, जिसके चलते 21 फरवरी 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया, और ये आंदोलन देखते देखते बढ़ता चला गया। और उस समय की जो पाकिस्तान पुलिस थी बांग्लादेश के लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद आप सभी को पता है कि 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना। जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश ने यूनेस्को से रिक्वेस्ट किया कि आप 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा डे डिक्लेयर कीजिए, जिसको यूनेस्को मानते हुए 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है। क्योंकि उस समय जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में बांग्लादेश के कई सारे युवा तथा अन्य व्यक्तियों की शहीदी हो गई थी। उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये हर साल पूरी दुनिया में दिवस मनाया जाता है। तो ये था पूरा कारण, जो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली कौन है? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है चीन की मैंडेरिन, और तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत की हिंदी भाषा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अब आपको भाषा से रिलेटेड 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, जो कि सरासर गलत है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा क्या है? राजकाज का मतलब होता है वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज होता है। तो भारत की राजकाज भाषा है हिंदी, न कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मेंशन हैं। ये 22 भाषाएं कौन हैं? आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हैं 22 भाषाएं जिनका भारतीय संविधान में उल्लेख है, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी,
बंगाली। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑड वन आउट का। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से दिया होता है कि निम्न में से कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान में नहीं मेंशन है, और मेनली एग्जाम में अंग्रेजी भाषा को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता नहीं प्राप्त है। अब यहाँ पर मैंने कुछ दिवस लिख रखा है। इन दिवस का मैंने नाम दिया है बेशर्म दिवस। क्यों? क्योंकि ये ऐसे दिवस हैं आप ना चाहें फिर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से दिवस हैं। पहला है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, जो कि हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी को ही भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे हर साल मनाया जाता है 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डे हर साल मनाया जाता है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को तथा विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह है कुछ दिवस जो कि आपको याद रखना है। ये दिवस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आपको बताना है कि धमिका प्रसाद किस देश के खिलाड़ी थे। तो धमिका प्रसाद जो कि श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज थे, इन्होंने ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं धमिका प्रसाद जो कि श्रीलंका देश से क्रिकेटर थे। अब आपको 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिस मॉरिस। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस, जिनको राजस्थान रॉयल्स टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए कि भारतीय खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों में आईपीएल 2021 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं कृष्णप्पा गौतम। कौन? कृष्णप्पा गौतम भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। इनको 9.25 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने खरीदा है। तो ये 2 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है, क्रिस मॉरिस तथा कृष्णप्पा गौतम। अब यहाँ पर बात की गई है श्रीलंका देश की। श्रीलंका देश जो कि साउथ एशिया का एक देश है। श्रीलंका देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। जो गोताबाया तथा महिंद्रा राजपक्षे ये दोनों सगे भाई हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों भाई पूरा देश चला रहे हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। श्रीलंका देश की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया और यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कट्टे। श्रीलंका देश से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि कभी भी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या है? जो रावण था जिसकी लंका को हनुमान जी ने जलाया था, ये भी श्रीलंका देश का ही था। अब आपको श्रीलंका देश से मेनली 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है श्रीलंका देश का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका देश का पुराना नाम है सीलोन। दूसरा क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री महिला थी श्री माओ भंडार नाइके, जो कि श्रीलंका देश की थी। ये 1960 में श्रीलंका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि वर्तमान में है प्रकाश जावड़ेकर। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? अटल पर्यावरण भवन जो कि एक बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी है कवरत्ती, यहाँ के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप की 2 राज्य की भाषा हैं, मलयालम तथा इंग्लिश। मलयालम जो कि केरल की राज्य की भाषा है। लक्षद्वीप में केवल एक जिला है और जो लक्षद्वीप है टोटल 36 आइलैंड यानी कि 36 द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर बात की गई है केंद्र शासित प्रदेश की, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनकी आपको राजधानियां पता होना चाहिए। जैसे दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है दमन, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, लद्दाख की राजधानी है लेह, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं या नहीं होते हैं। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। कौन कौन से? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सीएम होते हैं, बाकी जगह नहीं होते हैं। और इनमें से भी जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने का निर्णय किया है। तो हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया गया है अमेरिका देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। फिर से क्यों? क्योंकि जब ट्रंप चाचा की सरकार थी तो ट्रंप ने 2019 में पेरिस समझौते से अमेरिका देश को अलग कर लिया था। पेरिस समझौते से ही नहीं बल्कि कई संस्थाओं ने ट्रंप प्रशासन ने अपने आप को अलग कर लिया था, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इन संस्थाओं से भी अमेरिका को अलग कर लिया था। लेकिन अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, इन सारी संस्थाओं को दोबारा से ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट किया है। अब हम जान लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है। तो पेरिस जलवायु समझौता जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक समझौता है जो कि 2016 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया के 196 देशों ने समझौता किया था, हस्ताक्षर किया था। यह जो समझौता है जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूल तथा वित्त से संबंधित है। ये आखिर में क्या है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो पेरिस जलवायु समझौता ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसका लक्ष्य है पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस कम करना। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस कम करना, साथ ही साथ अधिकतम जो पूर्व औद्योगिक स्तर है उसका तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने मत देना। यही है इस समझौते का टारगेट और इसको अचीव करने की तिथि है, डेडलाइन है 2050 से लेकर 2100 के बीच। इस डेडलाइन के बीच आपको पूरी दुनिया का जो तापमान है 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत, जिससे ट्रंप ने मुकर लिया था, लेकिन फिर से जो वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं इनको ज्वाइन कर लिया है। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसमें मेनली जो कार्बन उत्सर्जन करता देश हैं उनको अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। क्योंकि आप सभी को पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश कार्बन उत्सर्जन करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा है अमेरिका। अमेरिका का पूरे दुनिया में योगदान है 25% कार्बन उत्सर्जन में। यूरोपियन यूनियन का है 22%, चीन का है 13% और भारत का कार्बन उत्सर्जन में भागीदारी है 3%। ये सारे जो कार्बन उत्सर्जन हैं इनको 0% करना होगा पेरिस जलवायु एग्रीमेंट के तहत।
अब आपको एक जलवायु सम्मेलन का नाम याद रखना है। इस सम्मेलन का नाम है यूनाइटेड नेशंस COP26 जलवायु सम्मेलन 2021। इसका आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में और इस सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है आलोक शर्मा को। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या भारत भी पेरिस जलवायु सम्मेलन का समझौता का एक सदस्य देश है? तो जी हाँ, बिल्कुल, भारत भी पेरिस जलवायु सम्मेलन का एक सदस्य देश है। इसीलिए भारत भी कई इनिशिएटिव उठा रहा है, जैसे सरकार का लक्ष्य है 2030 तक सभी कारों को इलेक्ट्रिक कारों में कन्वर्ट करना। इसके अलावा रेलवे ने भी अपना लक्ष्य रखा है 2030 तक रेलवे को ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करना। और हाल ही में सरकार ने गो इलेक्ट्रिक अभियान को भी लॉन्च किया है। ये जो सारे इनिशिएटिव हैं, ये अभियान है पेरिस जलवायु समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदम हैं। तो आपको याद रखना है, भारत भी पेरिस जलवायु सम्मेलन का एक अहम सदस्य देश है। अब आपको जलवायु से रिलेटेड 3 एग्रीमेंट, 3 प्रोटोकॉल, 3 समझौतों के नाम याद रखनी है। 3 प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? पहला है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने के लिए। और तीसरा है नगोया प्रोटोकॉल, जिसका संबंध है जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। ये हैं 3 समझौते जो कि अक्सर एग्जाम में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है समझौता। यहाँ पर क्योटो का मतलब है, एक क्योटो शहर है जो कि जापान का है, मॉन्ट्रियल शहर कनाडा का है, नगोया शहर ब्राज़ील देश का है। जिस भी शहर में समझौता होता है उस शहर के नाम से उस एग्रीमेंट का, उस प्रोटोकॉल का नाम रख दिया जाता है। तो ये 3 समझौते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी को हर साल भारत में 2 स्टेट अपने स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। क्यों? क्योंकि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये दोनों राज्य यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे। इसीलिए 20 फरवरी को हर साल अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, आप ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, ये है भारत का अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन से लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको अरुणाचल प्रदेश से एक महोत्सव यानी कि फेस्टिवल का नाम याद रखना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा? पहला है पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव। पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का महोत्सव है। लेकिन यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का है, तो जो हार्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड का है। अगर इसमें पक्के पांगा लग जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आप ये जो मैप में देख पा रहे हैं ये सबसे भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है और ये जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है इसका नाम है किबितू। जो किबितू पॉइंट है जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। और हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के पामोर पारे जिले तथा तमांग क्षेत्रों में वेनेडियम के भंडार खोजे गए हैं। वेनेडियम जो कि एक बहुमूल्य धातु है, इसके भंडार खोजे गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में समाचार सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया है? ये जो न्यूज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ। फेसबुक ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के सारे जो समाचार सामग्री संबंधी हैं अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है, इसका हम कारण जान लेते हैं।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देश की संसद में एक कानून लाया गया है। उस कानून में ये बताया गया है कि फेसबुक या गूगल जैसी कंपनियां अगर किसी भी न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करती हैं तो उसके बदले में सरकार को पैसा देना होगा। किसको? फेसबुक तथा गूगल कंपनियों को पैसा देना होगा सरकार को, जिसके चलते फेसबुक इस कानून का विरोध कर रही है और कह रही कि हम पैसा नहीं देंगे। ये नियम इसी प्रकार से है, आप समझिए, अगर आप कोई बैनर या पोस्टर, बड़ा बैनर या पोस्टर किसी भी शहर में, किसी भी नगर निगम में लगाना चाहते हैं तो आपको नगर निगम को पैसा देना होता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने जो कानून बनाया है उसमें बताया गया है अगर फेसबुक और गूगल किसी भी प्रकार का न्यूज सामग्री अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो इन कंपनियों को सरकार को पैसा देना होगा, जिसका फेसबुक और गूगल दोनों कंपनियां विरोध कर रही हैं। यहाँ तक कि गूगल ने अपना जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया देश में बंद करने की भी धमकी दे दिया है। साथ ही साथ फेसबुक ने भी अपना बहुत कड़ा रुख जताया हुआ है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपने जो दर्शक हैं, यूज़र हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो समाचार सामग्री है उनको शेयर करने तथा उनको देखने के लिए बैन कर दिया है। साथ ही साथ फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया देश की जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके पेज को बैन कर दिया है। फेसबुक ने अपना खुद का बैन ऑस्ट्रेलिया देश में बैन कर दिया है तथा ऑस्ट्रेलिया देश के जितने भी बड़े नेता हैं उन सारे नेताओं के भी फेसबुक पेज को फेसबुक ने बैन कर दिया है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया देश की जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन पर काफ़ी असर पड़ा है। और इसके चलते ऑस्ट्रेलिया देश के लोग जो हैं बहुत ही नाराज़ हैं और वहाँ पर हैशटैग डिलीट फेसबुक कैंपेन भी चला रहे हैं। हैशटैग डिलीट फेसबुक कैंपेन भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो आपको मेनली याद रखना है, फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया देश का न्यूज कानून को लेकर इस समय विवाद चल रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, यहाँ की राजधानी है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौडेक्स तथा इंडेक्स 221 नौसेना अभ्यास का आयोजन किस देश में होने जा रहा है? तो इन दोनों सैन्य अभ्यास का आयोजन होने जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर नौडेक्स का फुल फॉर्म है नौसेना रक्षा प्रदर्शनी, नावेल डिफेंस एग्जीबिशन, जबकि इडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में भारत भी भाग ले रहा है, जिसके लिए भारत ने अपने जहाज जिसका नाम है प्रलय को संयुक्त अरब अमीरात में भेजा है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि मिडिल ईस्ट का एक देश है जिसकी राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नायन। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नायन संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में ही आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। अब आपको यूएई से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूएई ने अपना सफलतापूर्वक मंगल मिशन को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराया है। इनके मंगल मिशन का नाम है होप मार्स मिशन। जो होप मार्स मिशन है ये संयुक्त अरब अमीरात देश का है और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात जो देश है ये अरब देशों में पहला देश हो गया है जिसने अपना सफलतापूर्वक होप मिशन को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराया है। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अरब देशों में टोटल 25 से 30 देश आते हैं। उन 25 से 30 देशों में संयुक्त अरब अमीरात पहला देश है जिसने अपना सफलतापूर्वक मंगल मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है होप मार्स मिशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेलिना तथा ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित हेलिना तथा ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया रेगिस्तान से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेगिस्तान से कहाँ से, तो
यहाँ पर आंसर होगा राजस्थान के रेगिस्तान से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में कहाँ, तो राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ से? राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब आपको पोखरण से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, जो भारत का न्यूक्लियर टेस्ट बम था ये पहला कब और कहाँ किया गया था? जो भारत का पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट था इसका परीक्षण किया गया था पोखरण में, जिसका नाम दिया गया था पोखरण फर्स्ट। पोखरण जो कि राजस्थान में एक जगह है रेगिस्तान में। कब किया गया था? तो इसका परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। कब? 18 मई 1974 को पोखरण फर्स्ट का परीक्षण किया गया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा पोखरण फर्स्ट के परमाणु बम का न्यूक्लियर बम का कोड नेम था। जबकि जो दूसरा पोखरण टेस्ट है ये किया गया था 11 से लेकर 13 मई 1998 में, और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर बम टेस्ट का नाम था। इसीलिए हर साल भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि पहली बार भारत में न्यूक्लियर बम परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो पहली बार किया गया था राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 में। ये दोनों क्वेश्चन आपको छाप के रखना, ये जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ये जो परीक्षण है हेलिना तथा ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, इसको बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और इस साल का जो डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की नई उपराज्यपाल कौन बनी है? तो हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की नई उपराज्यपाल बनी है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का। क्यों? क्योंकि इससे पहले यहाँ की उपराज्यपाल थी किरण बेदी, जिनको उनके पद से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि वहाँ की जो सरकार थी, सरकार का कहना था कि जो उपराज्यपाल हैं सरकार के कार्य में अड़िंगा लगा रही हैं, जिसके चलते उनका विरोध हुआ। उसके बाद उनको हटा दिया गया और अब नई उपराज्यपाल बनी है तमिलसाई सौंदरराजन। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य की भी राज्यपाल हैं। जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ के मुख्यमंत्री थे वी नारायण स्वामी, जिनकी हाल ही में सरकार भी गिर गई है। यहाँ की राजधानी है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यह किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगाली था या डच का? तो आपको याद रखना है पुडुचेरी पहले फ्रांसीसियों का एक उपनिवेश हुआ करता था, जबकि जो गोवा राज्य है भारत का, गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था और पुडुचेरी फ्रांसीसी लोगों का एक उपनिवेश हुआ करता था। पुडुचेरी में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। और ये जो जिले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना है। जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है इसके पास 4 जिले हैं और ये 4 जिले 4 राज्यों में हैं। कहाँ कहाँ? 4 राज्यों में। पुडुचेरी कराईकल जो कि तमिलनाडु राज्य से घिरा है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पुडुचेरी तथा कराईकल जो कि तमिलनाडु राज्य में है। यानम जिला जो कि आंध्र प्रदेश में है। माहे जिला जो कि केरल राज्य में है। तो आपको याद रखना है पुडुचेरी में 4 जिले हैं और 4 राज्यों में हैं। पुडुचेरी तथा कराईकल तमिलनाडु राज्य में, यानम जिला आंध्र प्रदेश में, माहे जिला केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किया है? तो हाल ही में हिमा दास को डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है असम सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि असम राज्य की ही हैं हिमा दास। और हिमा दास कौन है? आप सभी को पता होगा। हिमा दास भारत की एक
बहुत ही तेज तर्रार धाविका हैं और इनका जन्म हुआ था असम के ढींग शहर में, इसीलिए इनको कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को, जो कि एक भारतीय धावक हैं, एथलीट हैं। हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जिनका मैंने नाम दिया है गंगा जल प्रश्न सीरीज। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर आप इस गंगा जल को पिएंगे तो आपका जो भाव सागर है जरूर पार हो जाएगा, आपकी जो नैया है जरूर पार हो जाएगी, इसीलिए मैंने इनका नाम दिया है गंगा जल प्रश्न सीरीज। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहला है फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है फकीर चंद्र कोहली, इन्हें एफसी कोहली के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। अगला है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही भारत में इसरो की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहते हैं? भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे कहते हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जादव पयंग को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। और इस समय ई श्रीधरन सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको याद रखना है मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। ये इसलिए चर्चा है क्योंकि इन्होंने हाल ही में केरल में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जिसके चलते ये इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि खबरों में रहा हाल ही में भारत का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है थुबरी फूलबाड़ी पुल, ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो की जो नोटिफिकेशन है मिलती रहे। तो चलिए